नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में भरपूर एक्शन बना रहेगा। इस वक्त ग्लोबल बाजार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये समझेंगे। दीपांशु हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। इसके अलावा आज मार्केट पे रणनीति क्या होनी चाहिए कल की एक्सपायरी के बाद, ये भी समझेंगे। आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे और खबरों के दम पर आज कहाँ एक्शन है ये भी जानेंगे। लेकिन इस पर सुबह सुबह जो क्यूज मिल रहे हैं उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। ग्लोबल बाजार से तो मिले जुले संकेत थे। तेज उतार चढ़ाव के बीच अमेरिकी बाजार में मिली जुली क्लोजिंग हुई है और डाउ 360 अंक फिसला है। लेकिन इस वक्त एशियाई बाजारों की शुरुआत देखें तो हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है। निकाई करीब 90 अंक नीचे है और एसजीएक्स निफ्टी भी करीब आधा % की कमजोरी के साथ यहां पर ओपनिंग देखने को मिली है। हैंगसेंग के बाजार भी अब 300 अंक नीचे कारोबार कर रहे हैं। तो इन तमाम संकेतों को आज के लिए कैसे समझना चाहिए और ग्लोबल मार्केट में जिस तरह के मूवमेंट चल रहे हैं, एक्शन चल रहा है, उन्हें कैसे समझना चाहिए, इसका रुख कर लेते हैं। और दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताइए, ग्लोबल बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें कैसे समझना चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा। थोड़े मिले जुले या फिर कह सकते हैं कि थोड़े कमजोर संकेत आज जरूर आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। एक तो एशिया के बाजार इस समय गिरावट दिखा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी आधा % नीचे और डाउ फ्यूचर्स जो 1 घंटे पहले 100 अंक ऊपर थे वहां पर भी अब गिरावट आ गई है और अब नेगेटिव टेरिटरी में चले गए हैं। एक्चुअली कल शाम को अमेरिकी बाजारों में काफी वॉलेटाइल एक्शन रहा। मिली जुली क्लोजिंग रही पर हमने देखा कि डाउ लगभग 360 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर से थोड़ा ऊपर ही बंद हुआ। इसके अलावा अगर आप देखें तो S&P 500 भी आधा % फिसला है और दिन की ऊंचाई से तो लगभग 2% गिरा है S&P 500। नास्डैक की बात करें तो यहाँ पर आधे % की बढ़त थी। एक और नया रिकॉर्ड क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली और साथ ही जो दिग्गज आईटी शेयर्स हैं वहां पर कोई परेशानी नहीं थी। खरीदारी बरकरार है पर इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में काफी दबाव आया और ये कोरोना के फैलने की चिंता से ही हो रहा है। बेरोजगारी के जो दावे आए, साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे, वो अनुमान मुताबिक ही आए तो वहां से कुछ ज्यादा क्यूज नहीं थे बल्कि 4 महीने के निचले स्तर पर हैं। तो जब से कोरोना की क्राइसिस शुरू हुई है, वैसे भी अभी भी हाई लेवल पर हैं पर जब से कोरोना की क्राइसिस शुरू हुई है तब से लोएस्ट लेवल पर आए हैं साप्ताहिक बेरोजगारी दावे। जो कंटिन्यूइंग क्लेम्स हैं, जो लगातार दावे आते हैं, वहां पर भी हमने तकरीबन 7 लाख दावों की गिरावट देखी है। पर फिर से लॉकडाउन का डर आ रहा है या फिर इकोनॉमी खुलने में और समय लग सकता है, ऐसा डर आ रहा है क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि रोज कोरोना के मामले रिकॉर्ड उछाल दिखा रहे हैं और इसलिए अब कुछ राज्य अपने लॉकडाउन प्लान्स को होल्ड कर रहे हैं। और साथ ही डॉक्टर फाउची ने भी कहा है कि आगे जाकर कुछ राज्यों को रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए या फिर जो अपने लॉकडाउन के प्लान्स हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। तो इसलिए चिंता बढ़ रही है। एक और चिंता का विषय हो सकता है, हालांकि इतना रिएक्शन नहीं दिया था कल बाजार ने इस बात को, पर आगे जाकर इसका फोकस रह सकता है जैसे स्टेटमेंट जो बाइडेन की तरफ से आ रहे हैं, जो ट्रंप साहब के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव में लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि ट्रंप साहब की प्रायोरिटी या फिर उनकी जो ध्यान देने की क्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स या फिर स्टॉक मार्केट की तरफ है। कोरोना महामारी पर उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया है जितना देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मेरा फोकस सिर्फ मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास लोगों पर रहेगा, मुझे अमीर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर से कुछ लेना देना नहीं है। यही नहीं, उनका एक प्रस्ताव भी है कि जो कॉर्पोरेट टैक्सेस जो ट्रंप साहब ने कुछ साल पहले काट के 21% करे थे वो बढ़ाकर 28% कर दिए जाएंगे। हालांकि ये बढ़त है पर उस लेवल्स पर नहीं है जहां से कटौती होगी। ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो वो ऐसे स्टेटमेंट्स करेंगे। बट वॉल स्ट्रीट या फिर अमेरिकी बाजारों का मानना है कि बाइडेन इतने नेगेटिव नहीं होंगे बाजार के लिए और अभी जो वो इलेक्शन के प्रोमिसेस कर रहे हैं, अगर वो फाइनली राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो ये प्रोमिसेस इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे या फिर इतने सिवियर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो इतनी चिंता नहीं है बाजार पर इससे वॉलेटिलिटी जरूर आ सकती है आगे जाकर। इसके अलावा यूरोप के बाजार में गिरावट देखी। कच्चे तेल पर दबाव था। सोना दायरे में रहा पर अभी भी $1800 के ऊपर है और 4 हफ्तों के निचले स्तर से डॉलर इंडेक्स में हमने रिबाउंड देखा है। बिल्कुल। तो ये कुछ संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजार से। लॉकडाउन बढ़ने के भी संकेत है, राष्ट्रपति चुनाव का भी माहौल है जिसको लेकर कुछ बयान आ रहे हैं, तो उतार चढ़ाव बना रहेगा। इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के ही हैं। लेकिन दीपांशु, कोरोना को लेकर किस तरह के संकेत है? आपने थोड़ी देर पहले बताया भी कि यूएस में दिक्कतें बढ़ते जा रही हैं, लॉकडाउन बढ़ने की बात की जा रही है। इसी के साथ ही साथ भारत में इस वक्त स्थिति कैसी है? पूजा दिन ब दिन हम रिकॉर्ड उछाल ही देख रहे हैं नए मामलों में। कल भी ग्लोबली मामलों की बात करें तो भी एक रिकॉर्ड उछाल था। 2,22,000 मामले सामने आए, 5,400 लोगों की मौत हुई है और अब जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो 1.25 करोड़ के पास पहुंच गई है। यूएस में देखें तो लगातार दूसरे दिन 60,000 से ज्यादा बल्कि 61,000 से ज्यादा मामले सामने आए और रिकॉर्ड उछाल हमें देखने को मिल रहा है।
फ्लोरिडा जो एक बड़ा राज्य है, वहाँ पर रिकॉर्ड मामलों में उछाल है और वहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन रेट यानी कि जितने लोग हॉस्पिटल्स में भर्ती हो रहे हैं उसमें भी एक रिकॉर्ड उछाल देखा है, तो चिंता वहाँ से भी बढ़ रही है। ब्राज़ील में कल 43,000 नए मामले सामने आए और 1200 लोगों की मौत हो गई और जैसे कि हमने बताया कि ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद इस समय कोरोना से संक्रमित हैं। भारत में भी रिकॉर्ड मामलों में उछाल देखा, 25,800 नए मामले सामने आए और 480 लोगों की मौत हुई है भारत में और प्रभावितों की संख्या अब 8 लाख के करीब पहुंच रही है। अगली बार जब हम बात करेंगे तो 8 लाख के पार होगी। मरने वालों की संख्या भी अब 21,600 पर है और जैसे कि अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि अब यूपी जैसे कि अब 1 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगा सकता है, रोक लगा सकती है, तो वहाँ से चिंता बढ़ रही है। जैसे यूएस में बढ़ रही है वैसे यहाँ पर भी बढ़ रही है। WHO का बयान आया है, जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन की बात हम पहले कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि देखिए जो इंडोर या फिर क्लोज्ड स्पेसेस होते हैं एयर कंडीशनिंग के साथ, वहां पर रिस्क ज्यादा है एयरबोर्न ट्रांसमिशन का, यानी कि रेस्टोरेंट्स या जिम्स या कोई भी क्राउडेड एरिया जो एक क्लोज्ड स्पेस में है और एयर कंडीशनिंग है जहां पर, वहां पर एयरबोर्न ट्रांसमिशन के संकेत आ रहे हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय हो सकता है कि सिर्फ जो एक माना जा रहा था कि ड्रॉपलेट्स के साथ ट्रांसमिट होता है, अब क्लोज्ड क्राउडेड एरिया में एयरबोर्न ट्रांसमिशन के भी संकेत आ रहे हैं WHO से, तो ये भी एक चिंता का विषय जरूर है। बिल्कुल तो कोरोना को लेकर भी स्थिति गंभीर है और भारत में भी कुछ राज्य सरकारों ने कोरोना लॉकडाउन यहाँ पर बढ़ाने की भी बात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु, ये सारी डिटेल्स देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज भारतीय बाजारों पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि एफआईआई और डीआईएस की तरफ से किस तरह के आंकड़े देखने को मिले हैं। कल खरीदारी के ही नंबर्स देखे गए हैं। अगर कैश मार्केट में बात करें तो 213 करोड़ की खरीदारी हुई है कैश में। हालांकि डीआईएस ने बिकवाली की है कैश में और 803 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर कैश सेगमेंट में घरेलू निवेशकों की तरफ से देखने को मिली। वायदा बाजार के जो आंकड़े हैं उस पर नजर डालिए। 1790 करोड़ की आसपास की खरीदारी यहाँ पर वायदा बाजार में देखी गई है एफआईआई की तरफ से। तो इन तमाम आंकड़ों को और संकेतों को कैसे समझना चाहिए इसका भी रुख कर लेते हैं और वक्त है हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह से। अनिल सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जो अपडेट आ रहे हैं लॉकडाउन को लेकर उस पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। भारत में भी कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाने की बात की जा रही है और यूएस में फिर से लॉकडाउन लागू करने की बात की जा रही है, तो इन खबरों को, ये जो आ रही हैं अपडेट्स, इसको आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए चिंताएं तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और अब सरकारें इसको नजरअंदाज नहीं कर पा रही और फिर से एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। तो अब दिक्कत ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से रेस्ट्रिक्शंस काफी तेजी से बढ़ते हुए दिखे। तो कश्मकश वाला मामला है सबके लिए, लोगों के लिए भी और सरकारों के लिए भी, कि क्या करें, क्या जो चल रहा है उसे चलने दें, क्योंकि लाइफ तो वापस ट्रैक पर लाना जरूरी है। और दूसरी तरफ ये है कि अगर इसी तरह से आंकड़े बढ़ते रहे और काबू में ना आए तो कैसे करेंगे। तो अब अभी तक तो ठीक है, मार्केट जो ये कहें कि लापरवाह और बेपरवाह मोड से थोड़े सावधानी और सतर्क वाले मूड में आ रहे हैं, लेकिन कितना डरेंगे और कितना रिएक्शन देंगे, मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ सकता है। हो सकता है किसी दिन अचानक से बाजार को डर लगे कि ये तो मामला हाथ से निकल रहा है, बाजारों का रिएक्शन एक तेजी से आता हुआ दिखे, लेकिन वो दिन कौन सा है, वो आज है या अगले हफ्ते में कहीं होगा या और वक्त लगेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बाजारों का मोमेंटम अलग दिशा में है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और जो आंकड़े हैं और जो चिंता है वो अपनी जगह है और वो अलग दिशा में है। तो कुल मिलाकर इन सबको चीजों को देखते हुए आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, वो ये कि किस चाहे हमारे भारत में हो चाहे अमेरिका में हो, सरकारें किस तरह से बड़ा एक्शन लेती है और किस तरह से ये आंकड़े आते हैं, उन पर थोड़ी पैनी नजर रखनी होगी। हमें यही ध्यान रखना होगा कि अब हम 9,000 की निफ्टी पर नहीं है, हम 10,000 की निफ्टी पर नहीं है, हम 11,000 की निफ्टी पर है। तो 11,000 की निफ्टी पर आपके लिए बुरी खबरें कितनी प्राइस में है और कितनी नहीं, ये समझकर हमें आगे देखना होगा। तो थोड़ी सी सावधानी, सतर्कता की जरूरत है बस। बिल्कुल, तो जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, अब यहाँ पर कॉशियस रहने की और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वहीं साहब आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम स्तर कौन से होंगे? देखिए 10,675 10,725 ये निफ्टी की मजबूत सपोर्ट रेंज है दिन के लिए। असली कमजोरी आपको तभी दिखेगी जब आप 10,675 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, जिसकी संभावना फिलहाल तो कम दिख रही है। और अगर शुरू किया आपने इसके नीचे ट्रेड करना तो फिर 10,550 10,625 वो लेवल होगा जहां पर बाजार अपना करेक्शन पूरा करने की कोशिश करेगा, वहां तक जा सकता है।
वैसे मैं ये समझ रहा हूँ कि 10,675, 10,725 मजबूत सपोर्ट जो है आसानी से नहीं टूटना चाहिए, अनलेस की डाउ फ्यूचर बहुत ही गिर जाए तब तो एक अलग बात है। अब आइए ऊपर की तरफ 10,850, 10,900 इमीडिएटली रुकावट का लेवल है, या इसके पार निकलना मुश्किल होगा। इसके पार निकले तो फिर आपको एक अच्छी तेजी और बनती दिख सकती है, जो 10,950, 11,000 की रेंज में ले जा सकती है, और वो एकदम परफेक्ट सेल जोन होगा, बहुत ही बढ़िया। 22,500, 22,650 बैंक निफ्टी पर इमीडिएट सपोर्ट है, जहां तक आने की पूरी संभावना है। हो सकता है वो आज आपको लेवल देखने को मिले भी। वो टूटा तो फिर 22,050, 22,200 की रेंज में आपको बाजार आते हुए दिख सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 23,000, 23,100 इसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर रुकावट का लेवल है। अगर कर लिया तो फिर आप निश्चित होकर मानेंगे, फिर तो बाजार बहुत तेज दौड़ लगाएंगे। 400-500 पॉइंट ऐसे नॉन स्टॉप भाग जाएंगे 23,100 के ऊपर। फिलहाल आज के ग्लोबल संकेतों को देखकर लग नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, इन लेवल्स पर आपको पूजा नजर रखनी है। बिल्कुल, तो ये रेंज आपको दे दी गई है जहां पर आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बैंक निफ्टी की भी रेंज आपको दे दी गई है, और निफ्टी के लिए जो अहम सपोर्ट जोन इस वक्त दिखाई दे रहा है वो 10,675 से 10,725, ये एक सपोर्ट जोन है जो कि इस वक्त दिखाई दे रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों के चलते भी कौन से स्टॉक एक्शन में हैं ये भी समझ लेते हैं। अब तिमाही नतीजे भी आना शुरू हो चुके हैं, कल टीसीएस ने भी अपने नतीजे घोषित किए थे, तो क्या खबरें हैं और क्या एक्शन है, इस पर भी बात कर लेते हैं। देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले तो आप देखिए, अगर ट्रिगर्स की बात करें तो आज 3 कंपनीज है जिन पर आपको नजर रखनी है। केनरा बैंक, आज कंपनी की बोर्ड की बैठक है जहां पे FY21 के लिए फंड्स जुटाने पर आज फैसला होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और पीवीआर दोनों पर नजर रखे। ये दोनों की जो राइट इश्यू आने वाले इनकी रिकॉर्ड डेट है, यानी कि आज जितने शेयर्स आपके अकाउंट में होंगे उसी पर आपको राइट एंटाइटलमेंट मिलते हुए दिखेंगे। साथ ही नतीजों के लिहाज से कल टीसीएस के नंबर्स आते हुए दिखे। जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोविड के चलते और लॉकडाउन के चलते इस बार कामकाज पर ज्यादा असर आता हुआ दिखा है। अनुमान से कम नतीजे इस बार आते हुए दिखे। मार्जिन्स पर सबसे ज्यादा असर आता हुआ दिखा है। आई की बात करें तो करीब 4% तक कम होती हुई दिखी है। डॉलर आई में 7% तक की गिरावट देखने मिली है। कामकाजी मुनाफा इस बार 10% कम होता हुआ दिखा है, और मार्जिन्स आप देखिए इस बार 25% से घटकर 23.6% पे आते हुए दिखे हैं। साथ ही मुनाफे में भी 13% तक की गिरावट हमने इस तिमाही में देखी है। साथ ही अगर डील विंस की बात करें इस तिमाही में वो अनुमान के मुताबिक ही है। $6.9 बिलियन की डील्स कंपनी को मिलती हुई दिखी है, जो कि पिछले 4 तिमाही के एवरेज है, तो ये बेहतर नंबर आता हुआ दिखा। और इसके अलावा आप देखिए जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो पॉजिटिव आते हुए दिखी है। तीसरी तिमाही तक रिकवरी आने की उम्मीद लगाई जा रही है। BFSI वर्टिकल में भी जहां पे काफी ज्यादा गिरावट देखने मिली थी, वहां पे भी रिकवरी के संकेत जरूर मिलते हुए दिख रहे हैं। डील पाइपलाइन इनकी मजबूत है, तो ओवरऑल जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की तरफ से ये काफी मजबूत आती हुई दिख रही है। PNB पर आप नजर रखिए, जहां पे बोर्ड ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है। साथ ही 7,000 करोड़ इक्विटी के जरिए जुटाएगी बैंक, तो इस पर नजर रखनी होगी। और साथ ही RBI की तरफ से कल ये बयान आता हुआ दिखा है कि DHFL के 3,688 करोड़ के खाते को फ्रॉड घोषित कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि बैंक ने यानी कि PNB ने अब तक केवल 1,247 करोड़ के प्रोविजन किए थे इस खाते के लिए, तो जो एडिशनल प्रोविजन हैं वो उनको आने वाले तिमाही में करने होंगे। यस बैंक FPO की जो डिटेल्स है वो आती हुई दिखी है, जहां पे FPO 1,500 करोड़ रुपए जुटाएगी FPO के जरिए यस बैंक। साथ ही 15 से 17 जुलाई तक ये FPO खुला रहेगा। एंकर निवेशक 14 जुलाई को बोलियां लगाएंगे, और साथ ही कर्मचारियों के लिए उन्होंने 200 करोड़ के रिजर्वेशन भी रखे हैं। LIC, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC AMC, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो एंकर निवेशक में बोलियां लगा सकती हैं। ये खबर आती हुई दिख रही है। और साथ ही अदानी पावर और टाटा पावर पर आप नजर रखें, जहां पे गुजरात सरकार ने कंपेंसेटरी टैरिफ के ऑर्डर्स को वापस ले लिया, यानी कि अब कीमतें इलेक्ट्रिसिटी या टैरिफ्स नहीं बढ़ा पाएंगे। जो कोल की कीमतों में गिरावट देखने मिली है, साथ ही जितने भी जो रिटेल्स हैं इनको मद्देनजर रखते हुए या जो कस्टमर्स हैं इनके हित में ये फैसला लिया गया है। और इसी के चलते आप देखिए अदानी पावर, टाटा पावर, ये दोनों के लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर जरूर आती हुई दिख रही है।
ओके, तो ढेर सारी खबरें हैं और नतीजे भी हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है, एक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी सारी डिटेल्स देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ऑप्शन के जरिए रोज आपको एक दमदार रणनीति भी सुझाते हैं। और कल जो स्ट्रैटेजी सुझाई थी वो आपको एक्सिस बैंक में दी गई थी। जुलाई का 460 का कॉल खरीदने की यहाँ पर राय दी गई थी। 2170 या इस लेवल पर खरीदने की कॉल दी गई थी। स्टॉप लॉस था 17 का और 29 के टारगेट के लक्ष्य 29 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी गई थी एक्सिस बैंक में। और हम रोज शाम 7:30 बजे बाजार आज और कल में कमाई की एक और जबरदस्त स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा बताते हैं कमाई का ऑप्शन ट्रेड। तो अगर शेयर बाजार में ट्रेड करके पैसे कमाने हैं तो जरूर देखें बाजार आज और कल में शर्मा जी का ऑप्शन। ओके, तो चलिए आपको बताया गया कि ग्लोबल बाजार से इस वक्त कैसे संकेत हैं और भारतीय बाजारों में रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी हमने चर्चा की। अब ट्रेडिंग के लिहाज से आज मौके कहां दिख रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से जो कॉल्स आ रहे हैं इसमें दोनों ही कॉल में खरीदारी करने की राय है। अंबुजा सीमेंट पहला कॉल है, 198 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 210 का। और अगले कॉल में इन्होंने वरुण बेवरेजेस यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी है। 670 का स्टॉप लॉस और टारगेट होगा 720 का। तो ये राय यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा चॉइस बुकिंग की तरफ से जो कॉल्स आ रही हैं उसमें हिंडाल्को यहाँ पर नज़र रखिए। हिंडाल्को में कैश सेगमेंट में खरीदारी करने की राय है। स्टॉप लॉस होगा 160 का और 173 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं हिंडाल्को में। तो अंबुजा सीमेंट, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स पर आज आप नज़र रखिए। लेकिन चलिए एबीसी के साथ ही साथ मार्केट पर एक और रणनीति समझ लेते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं। सिमी भौमिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग सिमी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। कल की एक्सपायरी के बाद अब जो संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से वो कमजोरी के हैं और एशिया बाजार भी कमजोरी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। मुझे लगता है कि हो सकता है कि एशियन मार्केट आज सुबह सुबह थोड़ा सा सुस्ती के साथ काम कर रहा है, पर अपना मार्केट में कल बहुत दिनों के बाद 10,800 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोजिंग देखने को मिला था। तो ओवरऑल मेरा जो स्ट्रैटेजी होगा वो खरीदारी का ही होगा, पर डिप्स में मिलता है तो बेहतर है क्योंकि डिप्स में मिलने से तो रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो होता है वो भी अच्छा होता है। पूजा, मैं 10,750 का लेवल तक वॉच करूंगी। अगर खरीदारी करना है तो जितना नजदीक 10,750 के मिलेगा उतना ही बेहतर होगा ट्रेड के लिए। तो 750 तक कोई भी डिप यूज करना पड़ेगा खरीदारी करने के लिए। 10,730 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 10-15 रुपया इधर उधर करके भी स्टॉप लगाया जा सकता है। टारगेट पहला होगा 10,840 और दूसरा होगा 10,890। ये दो टारगेट के लिए निफ्टी को खरीदने का सलाह होगा। बैंक निफ्टी 22,700 का सपोर्ट है। अगर कोई भी डिप में 22,700 के लेवल के आसपास मिलता है बैंक निफ्टी तो वहां पे खरीदारी करने का सलाह होगा। 22,650 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और इस बार बैंक निफ्टी का जो टारगेट है वो 23,100 से 23,250 का है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी उस रेंज पर जाके एक कंसोलिडेशन जोन में आ जाएगा और उसके बाद वो कंसोलिडेशन जब खत्म हो जाएगा तब वहां से फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही खरीदारी का सलाह रखा है। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस अपना अपना मेंटेन करना पड़ेगा और ओवरऑल मैंने हायर टारगेट आज के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ पूजा। ओके सिमी, और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या आपने? स्टॉक में कल रिलायंस में आखिरी सेशन में अच्छा खरीदारी देखने को मिला था, तो रिलायंस को खरीद कर चलने का सलाह होगा। स्टॉप लॉस होगा 1800 का और टारगेट रहेगा 1840, 1854। ये दो टारगेट्स के लिए रिलायंस को खरीदना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक मेरा होगा मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट, जिसमें 610 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे और पहला टारगेट होगा 636 और दूसरा टारगेट 645 का होगा। तो कुल मिलाकर ये दो स्टॉक में भी खरीदारी करने का ही सलाह मैंने दिए हैं, रिलायंस और यूनाइटेड स्पिरिट। जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिमी ये सभी रणनीति सुझाने के लिए। तो रिलायंस और मैकडॉल पर आप नजर रख सकते हैं। इसके अलावा चलिए देख लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है। हमारे पास कॉल्स आ चुकी हैं। एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती की जो राय निकल कर आ रही है, उन्होंने नेचुरल गैस में खरीदारी करने की राय दी है 135 के लेवल पर। टारगेट होगा 140 का और स्टॉप लॉस होगा 133 का। इसके अलावा चांदी में भी इन्होंने खरीदारी करने की ही राय दी है। 51,800 का लक्ष्य देख रही हैं ये, 49,900 का स्टॉप लॉस लगाई यहाँ पर। और डॉलर में बिकवाली करने की राय दी है, लक्ष्य होगा 75 का और 75.15 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर डॉलर में बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है। तो ये तो फिर कमोडिटी मार्केट से जुड़ी भी रणनीति आपकी स्क्रीन पर। लेकिन चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट का FIR। FII यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और ब्रोकरेज हाउस की नजर कहां पर है ये भी समझ लेते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। आशीष गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। TCS के कल नतीजे आए थे, उसके ऊपर रिपोर्ट्स आई हैं। CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है 2240 से बढ़ाकर 2260 कर दिया गया है। एक तरह की मार्जिन जो है अनुमान से कमजोर देखने को मिले, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री है वो पॉजिटिव है, जिसके चलते इन्होंने EPS में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया, मामूली 3% से लेकर 0% का बदलाव किया है। सीमेंट सेक्टर मुझे लगता है आज फोकस में रहेगा। CLSA का एक डिटेल्ड नोट आया है जहाँ पर लिखा गया है कि मांग स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, लेकिन आउटलुक जो है अनिश्चित है, जिसके चलते कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो इन्हें फिर भी पसंद आ रहे हैं। ACC देखिए यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 1385 से बढ़ाकर 1575 कर दिया है। 1307 रुपये कल की क्लोजिंग है। डालमिया भारत खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 720 से बढ़ाकर 870 कर दिया है। लेकिन अंबुजा पर ये नेगेटिव है, इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। खरीदारी की राय को बदलकर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य 200 से बढ़ाकर 220 कर दिया है। 195 कल की क्लोजिंग है। श्री सीमेंट भी डाउनग्रेड किया है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर अब ये बिकवाली की राय दे रहे हैं। लक्ष्य 19,000 से बढ़ाकर 20,300 कर दिया है। अल्ट्राटेक पर देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 3,925 से बढ़ाकर 4,160 कर दिया है। और रैमको सीमेंट्स पर ये थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिकवाली की राय को तो बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 1515 से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया है। आखिरी रिपोर्ट है आज के लिए अदानी पोर्ट्स पर। CLSA की रिपोर्ट है, डाउनग्रेड कर दिया है, खरीदारी की राय को बदलकर अभी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे 386 रुपये के लक्ष्य है। और ये कह रहे कि अगली तिमाही के नतीजे बेहद कमजोर देखने को मिलेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स थे जहां पर कि आपको नजर रखनी है। चलिए पावर ब्रेकफास्ट मेरे साथ इतना ही।